हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाई पंकज जायसवाल। आप लोगों से मैं हर वीडियो में आप लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूं, आज भी कर रहा हूं कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके बाद बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ या पुराने वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए तो आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था और सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोगों ने आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में चर्चा की थी। और आदर्श विलयन जब हमने पढ़ाया था आपको, तो हमने आपको बताया था कि आदर्श विलयन हर अवस्था में, हर स्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करेगा। और राउल्ट का नियम क्या बताया था मैंने बताया था किसी आदर्श विलयन में किसी घटक द्रव के, किसी आदर्श विलयन में किसी घटक द्रव का आंशिक दाब जो होता है वो उस घटक द्रव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके विलयन में मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे हमने आपको समझाया था कि अगर दो द्रवों को मिलाकर आदर्श विलयन बनाया गया है तो दो द्रव A और B मिलाकर के आदर्श विलयन बनाया गया है, तो A का आंशिक दाब होगा A का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में गुणे A का विलयन में मोल प्रभाज, और ऐसे ही B का आंशिक दाब होगा B का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में गुणे विलयन में उसका मोल प्रभाज। तो ये हमने आपको बताया था, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल दाब आ जाएगा, यानी कैपिटल P का मान हमने बताया था PA0XA प्लस PB0XB, है ना। तो ये कुल दाब है। तो ये जो राउल्ट के नियम का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे चर्चा करें अगर हम लोग, राउल्ट का नियम तो द्रव A का आंशिक दाब, द्रव A का आंशिक दाब PA से प्रदर्शित किया था, इसका मान था PA0XA। इसी तरह द्रव B का आंशिक दाब PB से प्रदर्शित करेंगे PB0XB, और आदर्श विलयन का कुल दाब, आदर्श विलयन का कुल दाब कैपिटल P, तो ये आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है, तो कुल दाब का मान होगा PA0XA प्लस PB0XB। तो ये कुल दाब का सूत्र है, या आंशिक दाब निकाल के उसको सीधा जोड़ दीजिए, काम खत्म, है ना। तो इन सूत्रों पे हम लोग चर्चा करेंगे कि इन पे हम लोग आंकिक प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे, मेन चीज ये आती है। तो हमने आपको एक वर्क असाइनमेंट दिया था, एक वर्कशीट अवेलेबल कराई थी, 6 क्वेश्चन थे उस वर्कशीट में, उसी वर्कशीट को मैं लेके आया हूं। तो उसी वर्कशीट पे हम आज चर्चा करेंगे। आज हम लोग आज की क्लास में, आज की वर्कशॉप में हम लोग वर्कशीट के प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले प्रश्न को लेते हैं और उससे प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये था 7.8 ग्राम बेंजीन और 4.6 ग्राम टॉलुइन को मिलाकर एक आदर्श विलयन बनाते हैं। शुद्ध अवस्था में बेंजीन और टॉलुइन के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिलीमीटर और 60 मिलीमीटर मरकरी हैं। आदर्श विलयन में बेंजीन और टॉलुइन के आंशिक दाब और विलयन का कुल दाब की गणना करिए। तो ये देखो, जो हम PA लेते थे, PB लेते थे, तो PA की जगह बेंजीन आ गया और PB की जगह टॉलुइन आ गया।
ए द्रव ए की जगह बेंजीन, द्रव ए बी की जगह टॉल्यूइन। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में बेंजीन को बी से प्रदर्शित करें, बेंजीन को बी से प्रदर्शित करें 80 मिलीमीटर है, और टॉल्यूइन को टी से प्रदर्शित करें, यह है 160 मिलीमीटर, 160 मिलीमीटर। ये इनके वाष्प दाब है शुद्ध अवस्था में। अच्छा, और मिलाया गया है 7.8 ग्राम, 7.8 ग्राम बेंजीन और 4.6 ग्राम टॉल्यूइन, है ना। 7.8 ग्राम बेंजीन और 4.6 ग्राम टॉल्यूइन। तो एक काम करिए, हमें देखिए, हमें जब बेंजीन का आंशिक दाब निकालेंगे तो बेंजीन का वाष्प दाब गुणे मोल प्रभाज चाहिए, तो मोल प्रभाज निकालना पड़ेगा। मोल प्रभाज निकलती है मोलों की संख्या से, कि कितने मोल हैं। मोल की संख्या, मोलों की संख्या कैसे निकलती है, भार बटे अणु भार से। तो पहले मोलों की संख्या निकालें, बेंजीन के मोलों की संख्या। तो बेंजीन का भार 7.8, अणुभार C6H6 होता है, कार्बन 12 छंग 72 और H6 हाइड्रोजन 6 78, 0.1 मोल। और टॉल्यूइन का मोल 4.6, ये 92 अणुभार होता है, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो आएगा और ये आ जाएगा 20, तो 0.05 मोल, मोल आ गया। अब मोल प्रभाज निकालिए, बेंजीन का मोल प्रभाज, तो बेंजीन के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, मतलब बेंजीन और टॉल्यूइन के मोलों की संख्या, तो 0.1 अपॉन 0.15, तो ये 10 हटाएंगे तो 10 बटे 15 आएगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 3 15, 2 बटे 3 आया इसका मोल प्रभाज। और इसी तरह टॉल्यूइन का मोल प्रभाज, टॉल्यूइन का 0.05 मोलों की संख्या है और कुल मोलों की संख्या यही रहेगी 0.15, तो 5 बटे 15 आएगा, तो 1 बटे 3 आएगा मोल प्रभाज। तो अब बेंजीन का आंशिक दाब पीबी, बेंजीन का आंशिक दाब, बेंजीन का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में गुणे बेंजीन का मोल प्रभाज। वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में कितना है, 80 है, और मोल प्रभाज है 2/3, है ना। 8 दूना 16, 160 बटे 3, 3 पचे 15, 1 बचा, 3 त्रिका 9, और इतना मिलीमीटर। ये आंशिक दाब आ गया बेंजीन का। ऐसे ही निकाल लीजिए टॉल्यूइन का, तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब गुणे मोल प्रभाज, तो वाष्प दाब है 160 बटे गुणे 1/3, तो 160 बटे 3 वही आ गया। देखिए 160 है ना, तो यही आ गया, तो ये भी आपका 53.3 मिलीमीटर ये आएगा। अब कुल दाब, कुल दाब, तो कुल दाब क्या होता है, कुल दाब P बराबर आंशिक दाबों का योगफल, बेंजीन का आंशिक दाब और टॉल्यूइन का आंशिक दाब। तो ये 53.3 प्लस 53.3, तो ये आ जाएगा कितना, 106.6 मिलीमीटर। तो ये पहला प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया। नोट कर लीजिए। तो दूसरे प्रश्न पे आते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 2, एक जलीय विलयन जिसमें 28% भारानुसार द्रव A जिसका अणुभार 140 है उपस्थित है और उस जलीय विलयन का वाष्प दाब 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 160 मिलीमीटर है। तो यदि 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का वाष्प दाब 150 मिलीमीटर हो तो शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। देखिए, जलीय विलयन की बात हो रही है, तो ये आदर्श विलयन है। इसमें जल और द्रव A को मिलाकर के एक जलीय विलयन बनाया गया, एक आदर्श विलयन बनाया गया। अब इस जलीय विलयन की सांद्रता दिया है, कि 28% भारानुसार है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? भारानुसार प्रतिशतता, भारानुसार भार प्रतिशतता की बात हो रही है, तो विलेय का भार बटे विलयन का भार, तो 28% विलेय क्या हुआ? द्रव ए का भार 28 ग्राम और विलयन का भार 100 ग्राम होगा, क्योंकि प्रतिशतता की बात हो रही है। तो विलायक का भार यानी जल का भार, जल विलायक हो गया ना, जल का भार 100 माइनस 28 72 ग्राम। अच्छा, द्रव ए का अणुभार दिया है 140, तो द्रव ए के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या, पहले मोल प्रभाज निकालना होगा ना, मोल प्रभाज के लिए मोलों की संख्या निकालनी होगी। तो ए के मोलों की संख्या, भार है 28 और अणुभार है 140, है ना। ये देखिए 10 आएगा, 14 दूना 28, तो 0.2 मोल आ गए। और जल का भार है 72 ग्राम और 18, है ना, 18 दूना 36, 18 54, 18 चौक 72, तो ये आ गया 4 मोल। 4 मोल आ गया जल का मोलों की संख्या। मोल प्रभाज ए का, तो ए के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, तो देखिए 0.2 और 4, तो 4.2 हो गया, तो 2/42 या 1/21, ठीक। और जल के मोलों की मोल प्रभाज, तो आप दो ही चीजें हैं, ए और जल दो ही चीज है, विलयन का मोल प्रभाज 1 होता है। तो भाई ए का मोल प्रभाज और जल का मोल प्रभाज जोड़ दे तो 1 आएगा। तो जल का मोल प्रभाज 1 माइनस विलयन द्रव ए का मोल प्रभाज, तो 1 माइनस 1/21, है ना, ये 21 आएगा और ये 20 आएगा, तो 20/21। तो कुल दाब जो है, देखिए इसमें कह रहा है जलीय विलयन का वाष्प दाब, तो जलीय विलयन मतलब कि आदर्श विलयन का वाष्प दाब, आदर्श विलयन का वाष्प दाब मतलब कुल दाब। तो कुल दाब ये होगा ए का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में गुणे ए का मोल प्रभाज प्लस जल का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में गुणे जल का मोल प्रभाज। तो ये मान आपको दिया है, ये कह रहा है ये 160 है, कितना है 160। ये PA0 का मान हमको नहीं पता और ये 1/21 है, प्लस ये दिया है आपको सवाल में 150 और ये है 20/21। तो 1/21 कॉमन ले लें, 160 PA0 1/21 बाहर ले लें और 150 गुणे 20, 15 दूना 30 मतलब 3000 गुणे 1/21, 21 को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 21 यहां बटे में है, उधर गुणा हो जाएगा, तो 160 गुणे 21, तो 16 21 16, 6 और 16 दूना 32, 1 33, इतना आ जाएगा बराबर PA0 प्लस 3000।
तो पी ए नॉट का मान आ जाएगा 3360 माइनस 3000, तो ये आ जाएगा 360 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब हमने निकाल लिया। उम्मीद है समझ में आया होगा। थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया सवाल है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि एथनॉल और मेथनॉल, मतलब इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल को मिला के एक आदर्श विलयन बनाया गया, लेकिन एथनॉल और मेथनॉल को जो मिलाया गया उसके मोलों की संख्या समान है। जितने मोल एथनॉल के हैं विलयन में, उतने ही मोल मेथनॉल के हैं। ठीक, उन दोनों के वाष्प दाब दिया, एथनॉल का 40 दिया है और मेथनॉल का 80 दिया है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एथनॉल का वाष्प दाब 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और मेथनॉल का वाष्प दाब 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये दिया है सवाल में। इन दोनों के बराबर मोल मिलाए गए हैं। तो मान लेते हैं, माना 1 मोल एथेनॉल और 1 मोल मेथेनॉल को मिलाया गया, सीधे मोल मिल गया आपको। मतलब मोलों की संख्या हमें निकालनी नहीं है, सीधे मोल मिल गया, 1-1 मोल। तो मोल प्रभाज निकाल लेते हैं एथेनॉल का। एथेनॉल का मोल आपने लिया 1 और कुल मोल 1 + 1 मतलब 1/2 मतलब 0.5। तो जब ये 0.5 है तो अगला भी 0.5, क्योंकि वही तो रखोगे, है ना। तो एथेनॉल का आंशिक दाब, एथेनॉल का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में गुणे उसका मोल प्रभाज, वाष्प दाब 40 है और मोल प्रभाज 1/2 है तो आएगा 20। और मेथनॉल का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब गुणे मेथनॉल का मोल प्रभाज, तो ये है 80 गुणे 1/2, ये भी है, तो ये आ गया 40। तो कुल दाब एथेनॉल का आंशिक दाब प्लस मेथनॉल का आंशिक दाब, तो 20 + 40 बराबर 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। आ गई बात समझ में? बिल्कुल सवाल, सिंपल सवाल था। मोलों की संख्या अगर दे दी है कि मोलों की संख्या अगर बराबर है, दोनों द्रवों के मोलों की संख्या अगर बराबर है, तो सीधे आप समझ जाइए कि मोल प्रभाज 1/2 दोनों के होंगे। अगर मोलों की संख्या, भाई अगर 2 मोल भी लेते तो 2/4 होता, 1/2 आता कि नहीं, है ना। तो कोई भी मोल लेंगे, अगर बराबर मोलों की संख्या है तो मोल प्रभाज 1/2 हो जाएगा। तो आंशिक दाब वाष्प दाब का आधा हो जाएगा और दोनों को जोड़ लीजिए। सीधे सीधे वाष्प दाब को आधा करके दोनों को जोड़ के कुल दाब आप बता सकते हैं। नोट करिए, चौथा सवाल भी बिल्कुल थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा समझने की जरूरत है, समझ में आ गया तो बिल्कुल आसान है। कह रहा है कि एक आदर्श विलयन बनाया गया ए और बी, 2 द्रवों को मिलाकर। ए के 1 मोल लिए गए और बी के 3 मोल लिए गए, है ना। ए के 1 मोल और बी के 3 मोल, तो जो आदर्श विलयन बना उसका कुल दाब 500 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, कुल दाब।
तो आदर्श विलयन का कुल दाब क्या होगा? ये पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, यही तो होगा। कुल दाब दे रहा है 500, तो पी ए नॉट ये नहीं पता है, एक्स ए, तो एक्स ए का मतलब ए के मोलों की संख्या 1/1 प्लस 3, ए के मोलों की संख्या धन बी के मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या है ना। और ऐसे ही ये पीबी नॉट हमको नहीं पता, और अब बी के मोलों की संख्या 3, 1 प्लस 3, तो ये 500, ये 1/4 पी ए नॉट गुणे 1/4 प्लस पी बी नॉट गुणे 3/4, तो 1/4 कॉमन ना ले लें, 1/4 कॉमन ले लें, है ना। तो ये आ जाएगा पी ए नॉट प्लस 3 पी बी नॉट, 1/4 को बाहर निकाल लिया, 1/4 को उधर भेजिए तो 4 से गुणा हो जाएगा, तो पी ए नॉट प्लस 3 पी बी नॉट का मान हो गया 500 गुणे 4, यानी 5 चौको 20, 2000। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब आगे कह रहा है कि अगर इसी विलयन में बी के 1 मोल और बढ़ा दिए जाए, मतलब बी के 3 मोल थे, 1 मोल बढ़ा दिया मतलब 4 मोल कर दिया, तो 4 मोल अगर कर दिया तो वाष्प दाब 10 मिलीमीटर बढ़ जाता है, तो 500 था, हो जाता है 510। तो देखिए ये 510 हो गया, ये पी ए नॉट इंटू 1/1 प्लस 4, तो 1/5 प्लस पी बी नॉट, अब बी के मोलों की संख्या हो गई 4, तो 4/5, अब 1/5 यहां पे कॉमन ले सकते हैं, तो पी ए नॉट प्लस 4 पी बी नॉट गुणे 1/5, 5 को उधर भेज दें, तो पी ए नॉट प्लस 4 पी बी नॉट का मान आ गया 510 गुणे 5, तो ये 0 और 5 एकम 5 और 5 पचम 25, ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसमें समीकरण 1 क्या है, पी ए नॉट प्लस 3 पी बी नॉट, और ये क्या है, पी ए नॉट प्लस 4 पी बी नॉट, तो 2 में से 1 को घटा दें, तो समीकरण 2 माइनस 1, तो देखिए 2 क्या है, पी ए नॉट प्लस 4 पी बी नॉट बराबर 2550, और वो क्या है, पी ए नॉट प्लस 3 पी बी नॉट बराबर कितना है, 2000। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट गया, 4 में से 3 घटा तो पी बी नॉट बचा, और ये 2550 में से 250 घटेगा तो 550 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो यानी कि बी का जो है वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में आ गया। अब इसको समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहां, ये है पी ए नॉट प्लस 3 पी बी नॉट, 550 गुणे 3, तो 3 पचे 15 और 3 पचे 15 1 16, 2000, तो पी ए नॉट का मान आ गया 1650, निकाल दीजिए, है ना, तो 350 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो दोनों उत्तर आ गए, है ना। ये ए का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में और ये बी का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में। नोट कर लीजिए, इसको समझ में आ गया होगा, समीकरण बना के कर लेंगे हम लोग। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 5 जो है, इसमें एक चीज समझना पड़ेगा कि जैसे एक आपने आदर्श विलयन बनाया किसी पात्र में, आदर्श विलयन ए और बी को मिला के, पात्र को आपने बंद कर दिया, विलयन को उबाला, तो वाष्प जो इकट्ठा हुई, हमने इसके बारे में बात की है वाष्प दाब में। वाष्प जो इकट्ठा हुई, इस वाष्प में ए भी होगा और बी के भी वाष्प होंगे। ए के वाष्प अवस्था में ए के अणु भी होंगे, बी के अणु भी होंगे। अब समझिएगा,
इसमें ए का जो मोल प्रभाज है ये मैंने कहा 0.2 है और बी का मोल प्रभाज 0.8 है। ये 0.2 है तो 0.8 होगा ही, क्योंकि टोटल 1 होना है ये विलयन में। लेकिन क्या यही मोल प्रभाज वाष्प अवस्था में भी रहेंगे? ए का मोल प्रभाज वाष्प अवस्था में और बी का मोल प्रभाज वाष्प अवस्था में। तो यही जो मोल प्रभाज जो विलयन में है वही मोल प्रभाज वाष्प अवस्था में नहीं रहेंगे, जबकि इसका आंशिक दाब और इसका आंशिक दाब दोनों जगह पर जो आंशिक दाब यहां पर होगा वही आंशिक दाब यहां पर होगा। आंशिक दाब में परिवर्तन नहीं होता, कुल दाब में परिवर्तन नहीं होता। वाष्प ये जो गैसीय मिश्रण है इसका कुल दाब उतना ही होगा जितना विलयन का कुल दाब है, आंशिक दाब उतना ही होगा जितना विलयन में घटकों के आंशिक दाब है, लेकिन मोल प्रभाज बदल जाएगा। तो मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं? वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में आदर्श विलयन के घटकों के मोल प्रभाज। तो जिस घटक का मोल प्रभाज हम निकाल रहे हैं, हम सीधे सूत्र लिख रहे हैं आपको, क्योंकि कक्षा 11 में आप ये पढ़ चुके हैं, है ना। ये डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से निकाला जाता है। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से निकाला जाता है। देखिए, किसी घटक का वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज, किसी घटक या आदर्श विलयन के किसी घटक का वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज मान लीजिए हमने ए का मोल प्रभाज निकालना है। मैं पहले सूत्र लिख दूं। मोल प्रभाज होता है उस घटक का आंशिक, उस घटक का आंशिक दाब बटे कुल दाब। मैंने बताया ना, दाब परिवर्तित नहीं होता। जैसे ए का वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज निकालना है तो ए का आंशिक दाब बटे कुल दाब। बी का वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज निकालना है तो बी का आंशिक दाब बटे कुल दाब। यह सूत्र होता है, नोट करिए इसको। तो अगले 2 सवाल आपके इसी टॉपिक पे हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां लेते हैं। एथेनॉल और मेथनॉल को मिला करके एक आदर्श विलयन बनाया गया। एथेनॉल और मेथनॉल के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब 44 और 88 दिए हैं और 4.6 ग्राम एथेनॉल मिलाया गया और 4.8 ग्राम मेथनॉल। तो देखिए 4.6 ग्राम एथेनॉल मीन्स C2H5OH
और 4.8 ग्राम मेथनॉल मतलब CH3OH को मिला के आदर्श विलयन बनाया गया। तो पहले दोनों के मोलों की संख्या निकालें, पहले विलयन में बात करें, पहले आंशिक दाब निकालें, कुल दाब निकालें। तब तो पूछा है सवाल में विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक दाब, विलयन का वाष्प दाब मतलब विलयन का कुल दाब, और विलयन के प्रत्येक घटक का वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज। तो पहले एथेनॉल के मोल, तो 4.6 भार है और 46 अणुभार होता है, तो 0.1। और मेथनॉल का मोलों की संख्या 4.8 अपॉन 32, तो पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो नीचे आएगा, 16 से कट जाएगा, तो 3/20, तो 0.15 मोल आ गए। तो एथेनॉल का मोल प्रभाज, तो एथेनॉल का मोल बटे 0.1 और 0.15, तो 0.25 हो जाएगा ना, 0.25 बोलिए। तो 10/25, 10/25 मतलब 5 दूना 10 और 5 पचम 25, तो मेथनॉल का मोल प्रभाज तो 0.15 अपॉन 0.25, 15/25, तो 5 तिहाई 15 और 5 पचम 25, 3/5। तो एथेनॉल का आंशिक दाब, तो एथेनॉल का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब गुणे उसका मोल प्रभाज। तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना दिया है, यह दिया है सवाल में 44, 44 गुणे 2/5, तो 44 ये 88/5 आएगा, 88/5 आएगा। भाग दे दीजिए, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 और 35 तो 3 बचा, 5 छक 30, इतने मिलीमीटर। इसी तरह मेथनॉल का मोल आंशिक दाब, तो मेथनॉल का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में गुणे मेथनॉल का मोल प्रभाज, ये दिया है 88 गुणे ये 3/5 है, तो 88/5 का मान निकाला है 17.6 गुणे 3, तो 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22, और 3 एकम 3, 3 2 5, तो 52.8 मिलीमीटर। तो कुल दाब तो आंशिक दाबों को जोड़ दें, 17.6 प्लस 52.8, 8 6 14, 7 2 9 1 10, 5 और 1 6 1 7, इतने मिलीमीटर। तो ये तो आ गए आदर्श विलयन में आंशिक दाब और कुल दाब। अब आपसे पूछा है मोल प्रभाज एथेनॉल का वेपर फेज में यानी वाष्प अवस्था में, तो क्या होगा, इसका आंशिक दाब बटे कुल दाब। आंशिक दाब कितना है, 17.6 है, और कुल दाब कितना है, 70.4 है। ये डिवाइड करेंगे 0.25 आएगा। और इसी तरह मेथनॉल का मोल प्रभाज वाष्प अवस्था में, तो मेथनॉल का आंशिक दाब बटे कुल दाब, तो ये आएगा 52.8 अपॉन 70.4, 0.75। तो ये आपके आंसर हो गए। मतलब सारा काम वैसा ही करना है, पहले मोलों की संख्या निकालनी है, फिर उनके मोल प्रभाज निकालने हैं, फिर उनके आंशिक दाब निकालने हैं, फिर आंशिक दाबों को जोड़ के कुल दाब निकालना है, फिर वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज, उसका आंशिक दाब बटे कुल दाब। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। नोट करिए। तो एक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा, उसको भी ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था।
क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। देखिए 298 केल्विन पर एसीटोन का वाष्प दाब एसीटोन का 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। एल्कोहल के साथ बने आदर्श विलयन में इसके मोल प्रभाज है 0.8, यानी विलयन में इसका एसीटोन का मोल प्रभाज है 0.8। यदि एल्कोहल का वाष्प दाब, एल्कोहल का भी दिया है 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये पी नॉट वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में। तो एसीटोन का जब मोल प्रभाज इतना है तो एल्कोहल का मोल प्रभाज भाई 0.2 होगा। जब कुल मिला के 1 होना है तो वो 0.8 है तो ये 0.2 होगा। तो कह रहा है कि एसीटोन की वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज निकालना है। तो पहले तो वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज के लिए आंशिक दाब और कुल दाब चाहिए। तो देखिए एसीटोन का आंशिक दाब, पहले आंशिक दाब निकालते हैं। तो आंशिक दाब शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब 40 गुणे 0.8, 8 चौक 32, तो 32 मिलीमीटर आ जाएगा। एल्कोहल का कितना दिया है, 60 दिया है और 0.2 इसका मोल प्रभाज है। 16 6 दूना 12 मिलीमीटर आ जाएगा। तो कुल दाब तो 32 प्लस 12 44 मिलीमीटर आ जाएगा। तो एसीटोन का वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज, तो एसीटोन का आंशिक दाब बटे कुल दाब, आंशिक दाब भाई इसका है 32 और कुल दाब है 44, 4 से कट जाएगा, 4 8 32, 11 0.72, ये इसका वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज आ जाएगा। तो उम्मीद है सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, सब लोगों ने क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझा होगा। तो ये वर्कशीट पे जितने लोगों ने क्वेश्चन आप पहले ही कर लिए, अपने से लगा लिए, उनको बहुत 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 बधाई, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत आप लोगों का वर्क जो है अप्रिशिएट करने लायक है। जिन लोगों ने नहीं कर पाया किसी वजह से, उनको भी मैं डिसअपॉइंटमेंट नहीं महसूस कराना चाहता। आप लोग कोशिश करिए, है ना, क्योंकि ये मत समझिए कि आपको क्वेश्चन नहीं आए तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आया। आप एक बार फिर से पढ़ें, अगर कोई डाउट हो तो मैं क्लियर करने के लिए हूं ही, है ना। तो आप एक बार फिर से पढ़ें, फिर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, जो आपको समझ में ना आए। तो फिर अब इसी के साथ ये वर्कशीट हमने खत्म कर ली। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। अभी यही टॉपिक चलेगा। अब इसका प्रभाजी आस्वन करेंगे, किसका, आदर्श और अनादर्श विलयनों का, और समझेंगे कि स्थिर क्वथनांकी मिश्रण क्या है या एजियोट्रॉप क्या है। तो ये एजियोट्रॉप समझ लेंगे तो ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। तो इस पे चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप लोग सुचारू रूप से क्लास कर पाएं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।